वेलकम टू स्टडी जीके टू सक्सेस। यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलते हैं बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग और आपकी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट और मिल भी रहे हैं आपको। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के ऊपर। हमारा आज का वीडियो इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का पार्ट 14 रहने वाला है, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान का पार्ट 14। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने अपने जीवन काल में एक बार यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। विच एमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेड इंडिया इन यूनेस्को वंस इन हिज लाइफ टाइम। ये चार आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ये चारों राष्ट्रपति थे भारत के एक समय में। तो इन चारों में से बताना है कि कौन ऐसे एक हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एक बार यूनेस्को में अपने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब यूनेस्को क्या है? यूनेस्को यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र, UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक ये एजेंसी है। ओके, तो पहला ऑप्शन हम लोग का बोलता है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। दूसरा ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले आपको बता दूं कि शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में, ये हमारे देश के 9वें प्रेसिडेंट थे, यानी 9वें राष्ट्रपति थे, ठीक। और दूसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति अपने देश के। और सी डॉक्टर S राधाकृष्णन, ये हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट यानी कि पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे ये प्रेसिडेंट थे यानी दूसरे राष्ट्रपति थे, ठीक। और चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि ज्ञानी जैल सिंह। अब ये भी हमारे प्रेसिडेंट थे, तो ये कौन से नंबर पर थी? ये 7वें नंबर पे प्रेसिडेंट थे, 7वें प्रेसिडेंट थे। ओके, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है सी डॉक्टर S राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी लाइफ टाइम में एक बार यूनेस्को में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसने भारत में मदरसों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर रहने में मदद की है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर्टिकल्स हेल्प द मदरसाज इन इंडिया टू रिमेन आउट ऑफ परव्यू ऑफ राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट। राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट यानी कि शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के बाहर रखती है मदरसों को। आखिर कौन सा वो एक्ट है? पहला कह रहा है कि अनुच्छेद 26, दूसरा ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 27, तीसरा ऑप्शन कह रहा है अनुच्छेद 28 और चौथा कह रहा है अनुच्छेद 30। अब मैं आपको एक एक करके इन सभी अनुच्छेदों के बारे में बता दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को सिर्फ आंसर नहीं निकालना है, हम लोग को वृहद तरीके से पढ़ाई भी करनी है। तो मैं आपको एक एक आर्टिकल को समझा देता हूँ, एक एक अनुच्छेद को मैं आपको थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ कि आपको कम से कम पता चल जाए कि कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। तो आर्टिकल 26 जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर ये आर्टिकल 26 बेस्ड है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, ठीक। और आर्टिकल 27 जो है वो कहता है कि धर्म के प्रचार के लिए करों के संदाय के बारे में यह स्वतंत्रता देता है। मतलब कि अगर धर्म के प्रचार के लिए जो पैसे का काम होता है उस पर करों से इसे फ्रीडम देता है, यानी करों से छूट देता है, वो कर नहीं लगते हैं उन सभी कार्यों पर, ठीक है, ठीक। फ्रीडम रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन। किसी एक रिलीजन को अगर भारत में प्रमोट करना है तो उसमें जो उनमें जो खर्च आते हैं तो उसमें जो कर नहीं लेता है भारत सरकार, ठीक। ये आर्टिकल 27 बोलता है, ठीक। और आर्टिकल 28 बोलता है कि धार्मिक शिक्षा किसी भी जैसे कि मान लीजिए कोई स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो स्टेट फंडेड है, ठीक, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक, उसमें कोई भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक। और आर्टिकल 30 क्या बोलता है? आर्टिकल 30 बोलता है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको देश में किसी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना या उसका प्रशासन करने का अधिकार मिल जाता है। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा डी है, आर्टिकल 30। जो इसमें क्या बोला गया है कि इसमें अल्पसंख्यकों को देश में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उसका प्रशासन करने की अनुमति दी जाती है, ठीक। तो मदरसा क्या है? मदरसा वही है, ठीक, मदरसा उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक। इसीलिए ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम से बाहर रख देता है। कौन से अनुच्छेद की मदद से? अनुच्छेद 30 की मदद से, क्योंकि अनुच्छेद 30 कहता है
कि जो अल्पसंख्यक है वो देश में शैक्षणिक संस्थान को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, यानी कि उसका प्रशासन कर सकते हैं और उसकी स्थापना भी कर सकते हैं। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित संशोधन अधिनियम में से किसे मिनी संविधान भी कहा जाता है? विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है, यानी छोटा संविधान कहा जाता है? ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 52nd अमेंडमेंट, यानी 52वां संशोधन अधिनियम 1985। और अब आपको मैं बता भी दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दे रहा हूँ इसमें भी आपको, कि जो 52वां जो अमेंडमेंट एक्ट है वो क्या देता है हम लोग को, क्या आखिर उसमें वो किस चीज़ पर आधारित है। वो दल बदल के संदर्भों में ये निर्देश देता है कि अगर कोई पार्टी का कोई सदस्य है तो वो दल बदल सकता है, तो अगर आखिर कैसे बदल सकता है, किन नियमों के अनुसार वो दल बदल सकता है, और अगर दल बदलता है तो उसे पार्लियामेंट में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। इन सारी निर्देशों के ऊपर ये 52वां जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट है, यानी संशोधन अधिनियम है, वो इसके ऊपर बात करता है। ठीक है, काफ़ी डिटेल्ड है। आपको मैंने छोटी सी झलक दे दी है कि इसमें दल बदल के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, अब दूसरा हमारा ऑप्शन कहता है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, यानी 42वां संशोधन अधिनियम 1976। अब इसकी बात क्या है कि ये हम लोग को बोलता है कि जो यही वो अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें हमारे भारत के प्रियम्बल में, यानी प्रस्तावना में, वो 3 शब्द जोड़े गए थे। अब आपको कमेंट करके बताना है कि वो कौन से 3 शब्द थे जो इसमें जोड़े गए थे। ठीक है, आपको उन तीनों शब्दों में से मैं एक शब्द बता देता हूँ, वो है सोशलिस्ट। एक शब्द बता दिया मैंने, आपको सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था। बाकी के 2 शब्द आप बता दीजिए कि इसमें क्या जोड़ा गया था। ठीक है, और आपको बता दूं कि आंसर जो है हमारा आंसर यही है। ठीक, बी। अब देखिए गलती से मैंने यहाँ सी लिख दिया है, ये भी सी है, ये भी सी है, कंफ्यूज मत होइएगा, बी है। ठीक है, बी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसी को बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्यों? क्योंकि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस संविधान संशोधन अधिनियम में बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस लाए गए। एक तरीके से समझ सकते हैं कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके आसपास चेंजेस लाने की कोशिश की गई थी इसमें, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आपको मैं थोड़ी बहुत इसमें बात बता दे रहा हूँ कि इसमें जो प्रीएम्बल में है, प्रीएम्बल में 3 शब्द जोड़े गए थे, नए शब्द। ठीक, और उसके बाद से स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, जो आपको मैंने इसके पहले पढ़ाया है स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में, तो उसमें सब्जेक्ट जो होते हैं जिन पे नियम बनता है, तो स्टेट लिस्ट से कुछ सब्जेक्ट्स उठा करके 5 सब्जेक्ट में बता रहा हूँ, 5 सब्जेक्ट जो है उठा करके कौन से लिस्ट में डाल दिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। ठीक है, तो आपको फिर से बता दूं, ये 42nd अमेंडमेंट जो है एक्ट है जो हमारा, वो आंसर है। इसमें बहुत ही बड़े बड़े बदलाव हुए थे, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और 2-4 बातें आपको बता दूं इसके बारे में, तो ये है कि प्रीएम्बल में वो 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक, 3 नए शब्द जोड़े गए थे इस अमेंडमेंट के अंतर्गत, और साथ ही साथ स्टेट लिस्ट से ओके, स्टेट लिस्ट जो होता है उससे 5 सब्जेक्ट उठा करके, अब ये मैंने आपको सब बताया कि स्टेट लिस्ट क्या होता है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर लीजिए। ये पार्ट 14 है, इसके पहले के सभी वीडियोस आप देख लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये 5 मैंने आपको क्या बताया कि ये 5 सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए। ठीक है, ओके। अब अगला हम लोग का आंसर हम लोग को मिल गया है, हमारा आंसर बी ही है, लेकिन हम लोग आगे के ऑप्शंस में भी कुछ ना कुछ सीखने को देखेंगे। ठीक है, तो हमारा सी कहता था कि पहला अमेंडमेंट एक्ट, तो पहले अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बता दूं कि इसमें क्या हुआ था। इसमें जैसे कि राज्यों में सामाजिक और पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए राज्य के पास विशेष प्रावधान दिए गए थे। ठीक है, तो हमारा जो चौथा अमेंडमेंट, तो हमारा चौथा ऑप्शन कह रहा है कि 44वां संशोधन अधिनियम 1978। तो इसमें क्या किया गया था, इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज लाया गया था अपने भारत के संविधान में। जो राइट टू प्रॉपर्टी है, यानी जो संपत्ति का अधिकार है, वो हमारा एक फंडामेंटल राइट था, तो अब उसको हटा करके एक लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट के कैटेगरी से हटा दिया गया था इसी संविधान संशोधन के द्वारा। बाकी की बहुत सारी चीज़ें हुई थी,
लेकिन सारी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में, ठीक है। तो अब हम लोग चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं टोटल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, कह रहा है 8, उसका से कह रहा है 10, और तीसरा नंबर पे कह रहा है 11, और चौथे नंबर पे कह रहा है 12, ठीक है। तो बता दें कि इसका आंसर है 12, ठीक। पहली जब ओरिजिनली हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब इसमें सिर्फ 8 ही शेड्यूल्स थे, सिर्फ 8 शेड्यूल थे, कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन अभी पूछ रहा है कि अभी कितने हैं, ठीक है। तो इस समय टोटल हो चुके हैं कितने, 12 शेड्यूल हो चुके हैं, यानी 12 अनुसूची टोटल हो चुके हैं अपने भारत के संविधान में, ठीक। तो आपको बता दें कि लेटेस्ट जो शेड्यूल ऐड हुआ है, यानी 12वां जो हमारा शेड्यूल ऐड हुआ है, वो म्यूनसिपालिटी और अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में मतलब इंट्रोड्यूस करता है, ठीक। और ये कौन से अमेंडमेंट के दौरान हुआ था, ये हुआ था 74वें, ठीक है, संशोधन अधिनियम से, ओके, ठीक है। तब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड कौन है एक अपनी स्टेट का, ठीक है। हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। यहाँ पे स्टेट का मतलब प्रदेशों से है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है हम लोग को, पहला मुख्यमंत्री, दूसरा राज्यपाल, तीसरा राष्ट्रपति, और चौथा कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है गवर्नर। बी है हमारा करेक्ट आंसर, गवर्नर, ठीक है। गवर्नर जो होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट होता है, यानी मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है राज्य का, ओके। अब ये आर्टिकल 153 से लेकर के आर्टिकल 167 तक इसका जिक्र किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार भारत के संविधान में संशोधन कब हुआ था। पहला ऑप्शन कह रहा है 1950, दूसरा कह रहा है 51, तीसरा कह रहा है 52, और चौथा कह रहा है 1953। तो इसका आंसर क्या है, आंसर है इसका 1951, ओके, 1951, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट है। 1951 में पहला अमेंडमेंट किया गया था, और इस अमेंडमेंट में क्या जोड़ा गया था मैंने आपको बताया था, क्या जोड़ा गया था, इसी वीडियो के मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में। इसमें जोड़ा गया था जो राज्य को सामाजिक और पिछड़े वर्ग के प्रोत्साहन के लिए, यानी उन्नति के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार दिया गया है, ठीक है, इस 1951 के अमेंडमेंट के द्वारा। बाकी ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, झलक दी है एक, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित है। क्षेत्रीय सीमा निर्धारित है कौन से अनुसूची में। इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इज प्रिस्क्राइब्ड। कौन से शेड्यूल में है ये, ठीक है। ऑप्शन बोलता है कि पहले शेड्यूल में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सेकेंड शेड्यूल में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है तीसरे शेड्यूल में, और चौथा ऑप्शन कह रहा है चौथे शेड्यूल में। तो इसका जो आंसर है वो है ए, करेक्ट आंसर है वो है ए, ठीक। पहले शेड्यूल में जो है वो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित की गई है, ठीक है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एक मिनट, हाँ देखिए, आपको मैंने यहाँ पे बस पहले शेड्यूल के बारे में बताया था, तो सेकेंड शेड्यूल के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। इसमें क्या है कि जो पदाधिकारी होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, उन लोग के भत्ते, वेतन और पेंशन का उल्लेख किया गया है इस शेड्यूल में, ठीक है। आपको एक थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए ना, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो तीसरा शेड्यूल है वो हम लोग को बताता है जो पद ग्रहण के समय जो शपथ लिया जाता है उसका उल्लेख इसमें किया गया है। कौन से वाले में, तीसरे वाले में, ठीक है। और चौथे वाले में क्या किया गया है, चौथे शेड्यूल में किया गया है, चौथे अनुसूची में जो विभिन्न राज्य हैं और संघीय क्षेत्र हैं उसकी राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण इसमें लिखा गया है, ठीक है, विवरण है हमारे चौथे अनुसूची में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के नागरिकों की राजनीतिक स्वतंत्रता की सबसे उपयुक्त परिभाषा है, ठीक। राजनीतिक स्वतंत्रता की सबसे उपयुक्त, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, सबसे उपयुक्त परिभाषा है, ठीक।
हो सकता है इसमें दो दो उपयुक्त हों, लेकिन सबसे उपयुक्त जो है कौन सी परिभाषा इसमें होगी, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। पहला कह रहा है कि भारत की सरकार में भाग लेने का अधिकार तथा उच्चतम पद ग्रहण करने के लिए समान अवसर प्राप्त करना, राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट एंड एज्यूम इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एज्यूम हाईएस्ट ऑफिस। उच्चतम पद को ग्रहण करने के लिए समान अवसर प्राप्त होना, ठीक, ये बोल रहा है। तो बता दें कि यही हमारा आंसर है, क्योंकि देखिए ये सबसे अप्रोप्रिएट तरीके से पॉलिटिकल लिबर्टी को एक्सप्लेन करता है। हमारा जो राजनीतिक स्वतंत्रता है एकदम रिलेवेंट तरीके से, एकदम सबसे उपयुक्त तरीके से यही परिभाषित करता है कि सरकार में भाग ले सकते हैं हम, तथा जो उच्चतम पद है उसको ग्रहण करने के लिए हम लोग को समान अवसर मिल सकता है, समान अवसर प्राप्त करते हैं हम लोग। ये है हमारा पॉलिटिकल लिबर्टी का सबसे उपयुक्त परिभाषा। अब देख लीजिए दूसरा वाला जो कह रहा था वोट डालने और चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार, हालांकि ये भी एक लिबर्टी ही है, ये भी उसके अंदर ही आएगा, लेकिन वो पहला वाला जो था वो बेस्ट आंसर था, ठीक। और तीसरा कह रहा है भारत के राजनीतिक क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कदम रखने का अवसर, समान अवसर, यानी मतलब कहीं पे भी किसी भी पॉलिटिकल टेरिटरी में मूव करना। तो ये उतना सही नहीं है। अब डी हमारा कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या था? हमारा आंसर था पहला वाला कि भारत सरकार में भाग लेने का अधिकार और उच्चतम पद ग्रहण करने का समान अवसर प्राप्त होना, ठीक। द राइट टू एज्यूम इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एज्यूम द हाईएस्ट ऑफिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि भारत में मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों का कारण कौन तय करता है, ठीक। अब जो मौलिक अधिकार हैं भारत में, आपको बता दें कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब इस पे कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, ठीक। तो उन प्रतिबंधों का कारण कौन तय करता है? कौन तय करता है कि जो प्रतिबंध हैं कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ठीक। इनका कारण कौन तय करता है? हम लोग के पास 4 ऑप्शंस हैं। हु डिसाइड्स द रीजनेबलनेस ऑफ द रेस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। फंडामेंटल राइट्स मैं आपको बता दूं एक बार और कि ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, इस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि आपको राइट टू स्पीच का मतलब एक हक है, ठीक है, आपको अधिकार है मतलब स्वतंत्रता से साथ कुछ भी बोलने का, लेकिन साथ ही साथ आपके पास ये रेस्ट्रिक्शन भी है आपके राइट पर कि आप देश की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, एंटी नेशनल नहीं बन सकते हैं, या तो आप दूसरों उस हद तक नहीं बोल सकते हैं कि दूसरों का राइट जो है वो छिन जाए, ठीक, उस हद तक नहीं बोल सकते हैं। तो आखिर ये जो रीज़न है, कारण है, ये कौन तय करता है? रीज़नेबलनेस है जो रेस्ट्रिक्शंस का, आखिर ये रेस्ट्रिक्शन था ना कि आप देश के खिलाफ़ नहीं बोल सकते, एंटी नेशनल नहीं बन सकते, आखिर ये प्रतिबंध है एक तरीके से। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो कौन डिसाइड करता है कि कितना रीज़नेबल है, ठीक। रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स पर, तो ये रीज़नेबलनेस जो है वो कौन डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ कितना रीज़नेबल है? आप बताइए। देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है संसद, दूसरा ऑप्शन कह रहा है न्यायालय यानी कि कोर्ट, तीसरा कह रहा है राष्ट्रपति, चौथा कह रहा है प्रधानमंत्री। हमारा आंसर होगा कोर्ट। कोर्ट ही जो है वो डिसाइड करता है कि हमारा जो रेस्ट्रिक्शन है, हमारे राइट्स पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं वो कितना रीज़नेबल है, ठीक, कितना रीज़नेबल है रेस्ट्रिक्शन, ठीक। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिक्सडाग निम्नलिखित में से किसकी संसद का नाम है? रिक्सडाग इज़ द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए हमारे पास 4 देश के ऑप्शन यहाँ पर हैं। पहला है ईरान, दूसरा है नॉर्वे, तीसरा है स्वीडन और चौथा है अफ़गानिस्तान। तो रिक्सडाग जो है ये कौन सी देश के संसद का नाम है, ठीक। तो बता दें आपको आंसर है इसका स्वीडन, ठीक। आंसर सी है स्वीडन। रिक्सडाग किसके पार्लियामेंट का नाम है? वो है स्वीडन का। अब साथ ही साथ मैं आपको बाकी के भी नाम बताते चलता हूँ। तो जो ईरान है, ईरान के पार्लियामेंट का नाम है मंजलिस। क्या नाम है? मंजलिस, ईरान का मंजलिस। और उसके बाद से हमारा जो नॉर्वे है, नॉर्वे की संसद का नाम है स्टोरटिंग। और उसका से स्वीडन का हम लोगों ने देखा है रिक्सडाग। और अफ़गानिस्तान के संसद का क्या नाम है? अफ़गानिस्तान के संसद का नाम है शूरा। अफ़गानिस्तान के संसद का नाम है शूरा, ठीक है।
तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी सीखने को मिला हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ऐसे वीडियोस को देखने के लिए, और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो और क्या आपको ऐसे वीडियोज़ और चाहिए। ठीक है, तो देखते रहिए स्टडी जिग्री सक्सेस। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में।